जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। दोस्तों, कल ऑफिस से निकला। आप जानते हैं ऑफिस से निकलते वक्त हाल क्या होता है। खबरों का टेंशन, बॉस का टेंशन, और इस बात की तैयारी कि जब घर पहुंचिएगा और वहां जो एक प्रेशर बम यानी घर का जो टेंशन है उससे जूझने की तैयारी। इन तैयारियों के बीच गाड़ी कीक मारा, गाड़ी स्टार्ट किया, आगे बढ़ा। कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि बचपन का दोस्त जुगाड़ू, जुगनू जिसे बोलते हैं, उससे मुलाकात हो गई। आणि जुगाड़ू ने चाल दिया, कहां कहां भागे जा रहे हो। मैंने कहा, कहां भाग रहा हूं, तेरे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही है। उसने कहा, घर का टेंशन। हमने कहा, उसी तैयारी से तो जुझने मैं भी जा रहा हूं। खैर, जो उसने जुगनू ने डांट पिलाते हुए कहा, रुको, आगे मत बढ़ो। गाड़ी रोका, उतरा। उसके बाद उसने कहा, चना भुंजा रहा है, चना ठेले पर जो चना मिलता है ले लो इसे। मैंने कहा, क्यों। उसने कहा, लो, बहस मत करो। मैं गया, लिया, और वह बगल की दुकान में गया। कुछ देर के बाद लौटा, बैठाया। उसके बाद उसने पूछा, क्या हाल है कांग्रेस का। मैंने कहा, तुम्हें घर की चिंता छोड़कर, मुझे अपने घर की चिंता छोड़कर कांग्रेस का हाल लेने की क्या जरूरत पड़ गई। उसने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, कांग्रेस को समझो। मैंने कहा, कांग्रेस को क्यों समझो। कांग्रेस को समझने के लिए राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है कांग्रेस को समझो। कहा कि तुम वही पत्रकारिता करते रहोगे, कांग्रेस को समझो ना। मैंने कहा, क्या हुआ। कहा, तुम्हें याद है कभी राहुल गांधी ने संसद में प्रति फाड़ा था, विधेयक की प्रति। ओह, जब किसी पर चार्जशीट दाखिल हो जाए, एक बार कोर्ट से फैसला आ जाए, तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। मैंने कहा, हाँ, वो तो ठीक था, उसी कारण लालू जी संकटग्रस्त हो गए। कहा कि लालू जी संकटग्रस्त नहीं हो गए, दरअसल राहुल गांधी की कोशिश तब भी थी पिछड़ी जाति के नेताओं का बंध्याकरण करने की। तुम्हें याद होगा, उस वक्त लालू यादव भी उसी विधेयक की भेंट चढ़े थे, और उसी कांग्रेस के दौर में शिबू सोरेन पर कोयला घोटाले की आरोप लगाता कहानियां आई थी। और दूसरे तमाम क्षेत्रीय राजनेता उस दौर में, यूपीए के उस दौर में, कोई कोलगेट मामले में, कोई कुछ मामले में, कोई कुछ मामले में जेल की शिकायतों से पीछे जा रहे थे। दरअसल कांग्रेस का यह बंध्याकरण था। बंध्याकरण यानी पॉलिटिकल बंध्याकरण। मैंने कहा, गजब बात करते हो भाई, यहां कहां से पिछड़ों के पॉलिटिक्स पर बंध्याकरण की बात आ गई। कहा कि समझा करो ना, तुम समझ नहीं पाते हो। राहुल गांधी उस दौर से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किससे लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने कहा, कांग्रेसियों से लड़ रहे हैं। कांग्रेसियों से लड़ रहे हैं। उसने कहा, बरखुदार, और ये आप समझ चुके थे। कहते कहते उसने तीसरा ले लिया था। और तीसरा क्या है जाने दीजिए। उसके बाद उसने बोला, राहुल गांधी 14-15 वर्षों से कांग्रेस से ही तो लड़ रहे हैं। मैंने कहा, कांग्रेस से लड़ रहे हो तो भाजपा से लड़ रहे हैं। कहा, नहीं, ये पत्रकार तुम समझ नहीं पाते हो। कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेसियों से लड़ रहे हैं। पहले उनकी कोशिश थी पिछड़ी जाति के नेताओं के, क्षेत्रीय दलों से आने वाले नेताओं का पॉलिटिकल बंध्याकरण करने की, लेकिन वह हसरत पूरी नहीं हुई और कांग्रेसियों से लड़ रहे हैं। मैंने कहा, कितने तरह के कांग्रेस हैं। कहा कि ध्यान से देखो, कांग्रेस के अंदर कितनी कांग्रेस है। एक राहुल गांधी का कांग्रेस है, यानी बहुजन कांग्रेस। और राहुल गांधी कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और एक कांग्रेस जो खाटी कांग्रेसियों की है, जो अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहता। मैंने कहा, कौन सा वर्चस्व, किस वर्चस्व की तुम चर्चा कर रहे हो भाई, कुछ ज्यादा चढ़ गया क्या। कहा कि समझा करो ना। चलो बिहार ले चलते हैं, और देखो बिहार में जो तमाम सीएम हुए 1952-51 के बाद, वो कौन हुए। जुगाड़ू
लाल ने बड़ी व्यग्रता से कहा, पढ़ो पहले बिहार के कितने सीएम हुए उसकी लिस्ट। मैंने कहा सुनाओ भाई, तुम ही सुनाओ। कहा कि बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद दीप नारायण सिंह, उसके बाद विवेकानंद झा, विवेकानंद के बाद श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय के बाद महामाया प्रसाद, महामाया प्रसाद के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कुछ दिनों के लिए, 51 दिनों के लिए महज, और उसके बाद भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री 100 दिनों के लिए, हरिहर सिंह 117 दिनों के लिए, और उसके बाद भोला पासवान शास्त्री 13 दिनों के लिए, दरोगा प्रसाद राय 310 दिनों के लिए, और उसके बाद जो नाम देखें, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री, केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्रा, इन तक लिस्ट को खंगालते गए। नजर ही आया, मैं क्या कहना क्या चाहते हो? उसने कहा कहना यह चाहता हूं कि कांग्रेस का जो स्वर्णिम काल था, उस दौर में उसके तमाम चीफ मिनिस्टर को देखो तो वे अगड़ी जाति से आते हैं, और बीच बीच में जो थोड़े बहुत आ रहे हैं 4 दिन, 100 दिन, 50 दिनों के लिए, वो संकट काल के माने एडजस्टमेंट का दौर था। और कुछ ऐसे चेहरे जो नजर आ रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर और दूसरे जो चेहरे हैं, वे विपक्षी पार्टियों की ओर से, यानी कांग्रेस ने अपने स्वर्णिम काल में जितने भी सीएम बनाए, उसकी पसंद अगड़ी जातियां होती थी। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? उसने कहा कहना यह चाहता हूं कि कांग्रेस का जो प्रमुख स्तंभ रहा है, जो उसका जनाधार रहा है, मजबूत किला रहा है, वह था ब्राह्मण, हरिजन और अल्पसंख्यक। हमने कहा आगे का बुझावल सुनाओ। उसने कहा सुनो, दरअसल तुम्हें क्या लगता है अब कांग्रेस के साथ कौन सा सामाजिक समूह है? मैंने कहा मुस्लिम माइनॉरिटी आज भी कांग्रेस के साथ खड़ी है, दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ भी खड़ी है। कहा कि क्या सिर्फ मुस्लिम से सत्ता मिल जाएगी? ब्राह्मण तो चला गया भाजपा के पास, दलित चले गए भाजपा के पास। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? कहा कि इसलिए कि कांग्रेस ने अपने स्वर्णिम काल में किसी चीफ मिनिस्टर चेहरा बनाया, उस चीफ मिनिस्टर चेहरे में दलितों को अपना चेहरा नजर नहीं आया। मैंने कहा थोड़ा और विस्तार से बताओ। कहा कि बिहार के उस वक्त के सामाजिक समीकरण को समझो। दरअसल वह दौर था जब मुस्लिम यानी मुसलमान, हरिजन और ब्राह्मण एक पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी थी, और जो बिछड़ी जातियां थी उनका झुकाव या तो जनसंघ की ओर था, भाजपा की ओर था, या लोहिया के शिष्यों की ओर था। तो मैंने कहा अब आगे का बताओ। कहा आगे का हाल यह है कि 1990 के बाद जगन्नाथ मिश्र की जो ही कुर्सी जाती है और लालू यादव का बिहार की पॉलिटिक्स में उदय होता है, अगला पॉलिटिक्स पर विराम लग जाता है, अगलों के हाथ से सत्ता चली जाती है। हमने कहा जुगाड़ू भाई कहना क्या चाहते हो? कहा कि कहना यही चाहता हूं कि कांग्रेस की सत्ता जाने का कारण क्या है। मैंने कहा बता ही तो दो। उसने कहा सुन तो लो, पूरे देश में पिछड़ों का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? उसने कहा, मैंने कहा पीएम मोदी। पीएम मोदी से बड़ा तो आज देश में पिछड़ों का कोई चेहरा नहीं है। पिछड़ों को लगता है कि भाई कांग्रेस की लिस्ट इस बात की खुली गवाह है कि कांग्रेस अपने स्वर्णिम काल में पिछड़ों को तरजीह नहीं दी, और पिछड़ों ने पीएम मोदी में अपना चेहरा ढूंढ लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दलित क्यों चले गए? उसने कहा पहले ही बताया कि दलित कितने दलित सीएम कांग्रेस ने दिए, और दिए तो कितने दिनों के लिए दिए। हमने कहा कि भाई आगे तो बता हुआ क्या है? कहा कि तुम देखो आज भाजपा जिन 20-21 राज्यों में है वहां का सीएम कौन है? मैंने कहा छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम, ओडिशा में आदिवासी सीएम, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, बिहार में सम्राट चौधरी। कहा कि और देखते जाओ, यह भाजपा है। भाजपा यानी देश में पिछड़ों की पार्टी। मैंने कहा पिछड़ों की पार्टी, यह तो हिंदुत्ववादी पार्टी है।
उग्र हिंदुत्व, नरम हिंदुत्व, सब कुछ तो भाजपा में ही है। उसने कहा, जुगाड़ू लाल ने कहा, तुम भूल कर रहे हो, ये भाजपा का जो हिंदुत्व है ये पिछड़ा हिंदुत्व है। हम के पिछड़ा हिंदुत्व? कहा हाँ, पिछड़ी जातियों से ज्यादा हिंदुत्व की ललक किसमें होती है, किसमें होती है? यह सनक कि मुझे हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। पिछड़ी ही तो है जो हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक है। तो मैंने कहा कि तो फिर ये जो अगड़ी जातियां हैं, यानी ब्राह्मण, जो कांग्रेस का सबसे मजबूत किला होता था, वह क्यों चला गया भाजपा के साथ? उसे क्यों पीएम मोदी में अपना चेहरा नजर आया? कहा कि हाँ, वक्त समझा करो, बात को समझा करो। कांग्रेस में आज भी ब्राह्मण है और भाजपा में भी ब्राह्मण है। हमने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कहना ये चाहते हैं कि झारखंड को समझो। हमने कहा झारखंड को समझे। पूरी कहानी सुना दी जुगाड़ू लाल। करते करते उसने पांचवा भी ले लिया। भाई पांचवा क्या है मैं नहीं जानता। उसके बाद उसने बताया कि सुनो, एक राजीव रंजन मिश्रा है। हमने कहा भाजपा के हैं। कहा भाजपा के हैं, किस आरोप में गए? हम क्या हाँ हाँ जुगाड़ू भाई, याद है मुझे, वो मॉनिटर लिजार्ड यानी गो छिपकली के साथ पकड़े गए थे नटराज होटल से। कहा कि और क्या? हम कि और क्या कि हिंदू धर्म न्याय परिषद और जगन्नाथ मंदिर में ट्रस्ट में थे, हिंदूवादी चेहरा है। कहा कि हाँ, हिंदूवादी चेहरा तो है, उन पर आरोप भी लगे हैं। आरोप यह है कि उनके बेटे ने कमरा बुक करवाया। हम कहा हाँ, ये आरोप ही तो है। कहा कि इसके आगे तुमको दिखाई नहीं पड़ता। मैंने कहा अब इसमें दिखने की क्या बात? कहा कि देखो ना, पूरे कांग्रेस में जितने भी अगड़ी जाति के चेहरे हैं, बैटिंग किसकी ओर से कर रहे हैं? उनके अरे ये क्या बात हुई? राजीव रंजन मिश्रा निर्दोष होंगे, उन पे आरोप गलत लगे होंगे, तो राजनीतिक पार्टियां हैं, दुश्मनी थोड़ी है। कांग्रेस के लोग सोचते हैं कि राजीव रंजन के साथ भी इंसाफ हो, कोई निर्दोष जेल नहीं जाए। कहा कि वाह वाह, तुम्हारी पत्रकारिता को सलाम। पर एक बात बताओ, क्या यदि राजीव रंजन मिश्रा के जगह कोई राजीव मुंडा होता तो क्या यही कांग्रेसी और कांग्रेस की यही चेहरे तब अपने ही गठबंधन की पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे होते? सरकार किसकी है? मैंने कहा सरकार हेमंत सोरेन की है। उसने कहा कि बताओ कि सरकार का प्रमुख भागीदार कौन है? मैंने कहा कांग्रेस है। कहा कि कांग्रेस जब यह सवाल उठा रही है कि एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है, राजीव रंजन सामने आ रहे हैं, उसके बाद सुबोध कांत सहाय जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और कांग्रेस के तमाम अगड़ी जाति के चेहरे जिस तरीके से राजीव रंजन मिश्रा को निर्दोष बता रहे हैं, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? मैंने कहा जुगाड़ू भाई, मैं हार गया, थोड़ा तुमने कुछ ज्यादा दे दी, अब तुम ही समझाओ। कहा कि सुनो, कहानी यही है जहां से हमने खत्म की थी। कहानी है कि कांग्रेस में भी ब्राह्मण चेहरे हैं, कांग्रेस में भी अगड़ी चेहरे आज भी अवशेष के रूप में बचे हुए हैं और उनके अंदर बेचैनी इस बात की है कि किस बात की? उसने कहा कि जिस तरह से भाजपा का पिछड़ाकरण हो गया, भाजपा जो कभी हिंदुत्व की पार्टी हुआ करती थी, हिंदुओं की पार्टी हुआ करती थी, पीएम नरेंद्र मोदी के अवतरण में वह पिछड़ों की पार्टी बन गई। और जब पिछड़ों की पार्टी बन गई तो भाजपा में अगड़ी जाति के लोग हाशिए पर चले गए। अब हाशिए पर चले गए तो उधर भी छटपटाहट है, इधर भी छटपटाहट, हमको उधर भी छटपटाहट, इधर भी छटपटाहट। कहा कि हाँ, कांग्रेस के जो अगड़े हैं वो भी छटपटा रहे हैं और भाजपा के जो अगड़े हैं वो भी छटपटा रहे हैं। क्या थोड़ा विस्तार से बता भाई? उसने कहा सुन तो भाई, राहुल गांधी जब कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पता है तुम्हें दर्द कहां होता है? हमें कहां दर्द होता है? कहा कि सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस के अगली जाति के चेहरों पर होता है। उनके चेहरे को देखो, जब राहुल गांधी बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वीरानगी छा जाती है। हमने कहा कि तुमने पहले बताया राहुल गांधी उस दौर में पिछड़ी जाति से आने वाले, क्षेत्रीय दलों से आने वाले तमाम नेताओं का बंधुआकरण कर रहे थे, नसबंदी कर रहे थे। और नसबंदी जो कभी संजय गांधी ने 1975 में करवाई थी, उसका अगला अवतरण लेकर आए थे। आज तुम कह रहे हो कि राहुल गांधी पिछड़ों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसके कारण अगड़ों में बेचैनी है। उसने कहा समझा तो करो, यह भी तो राजनीति है। जब मुस्लिम हरिजन
और ब्राह्मण से सत्ता मिली कांग्रेस ने, उससे काम चला लिया। और अब जब पीएम मोदी पिछड़ों का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं, तब कांग्रेस के पास विकल्प क्या है सिवा इसके कि वह अब उसी लालू यादव के रास्ते पर चले, उसी मुलायम सिंह के रास्ते पर चले, उसी जगदेव प्रसाद के रास्ते पर चले, वह उसी पेरियार के रास्ते पर चले, वह उसी लोहिया के रास्ते पर चले। एक ही तो विकल्प है। नहीं तो जो भाजपा कर रही है कांग्रेस भी करेगी तो कार्बन कॉपी हो जाएगी। और कांग्रेस यदि भाजपा की कार्बन कॉपी हो जाएगी तो लोग भाजपा की दुकान में क्यों जाएंगे? नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाते रहिए, लेकिन मोहब्बत की दुकान के लिए आपके पास लोकतंत्र में समूह चाहिए, और वो समूह अब भाजपा के पास है। और इसलिए राहुल गांधी की मजबूरी है कि वे जगदेव बाबू का वो नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अलाप रहे हैं। नहीं तो देख लो भोला पासवान शास्त्री के साथ क्या हुआ था, कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या हुआ था, और खुद जगदेव प्रसाद के साथ क्या हुआ था। कांग्रेस बदली नहीं है, कांग्रेस मजबूरी में अपने कपड़े बदल रही है। और कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलता, उसकी सोच नहीं बदलती। हमने कहा आगे बता, कहा आगे यही है कि कांग्रेस के अगड़ा हो या भाजपा के अगड़ा, दोनों की कोशिश है देश की पॉलिटिक्स में, झारखंड की पॉलिटिक्स में और भारत की पॉलिटिक्स में अगड़ों की पॉलिटिक्स के झंडे को बरकरार रखा जाए, जिंदा रखा जाए। और तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो, बड़ी हसरत थी कि सम्राट नीतीश कुमार के बाद बिहार में पिछड़ों का वह जो वर्चस्व है जो 90 के दौर से शुरू हुआ था समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखा मजबूरी, आखिर सम्राट चौधरी पर दिल पर पत्थर रखकर कि मानना पड़ा। क्यों मानना पड़ेगा? ये लोग पार्टी का फैसला है। कहा कि क्या विधानसभा में विधायक दल को खुली स्वतंत्रता दी गई थी कि नेता कौन है? अरे पर्ची नहीं निकला, लेकिन सम्राट चौधरी पर्ची वाले ही सीएम है। और पर्ची वाले सीएम इसलिए है कि उनसे बड़ा, उससे मजबूत कोई पिछड़ा चेहरा नहीं था। और उसके जो तमाम चेहरे थे, नंदकिशोर यादव से लेकर दूसरे जो तमाम चेहरे थे, उसे पिछड़ा अपना नेता नहीं मान रहा था। नीतीश कुमार जी से लव कुछ पॉलिटिक्स को कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, उसमें सम्राट चौधरी फिट हो रहे थे। हमके यह कहाँ उलझा दिया बिहार में, आना झारखंड में। कहा झारखंड में यही है कि ये जो तुम देख रहे हो राजीव रंजन मिश्रा के पक्ष में सुबोध कांत सहाय, राजीव रंजन का बैटिंग, यह सब कुछ एक दूसरी दिशा की ओर संकेत दे रहा है। कौन सी दिशा की ओर संकेत दे रहा है? कहा कि पत्रकार हो चना खाओ। मैंने कहा आगे सुना, उसने कहा सुनो, आने वाला राज्यसभा चुनाव है और राज्यसभा चुनाव में खेल होगा। मैंने क्या खेल होगा? कहा कि अखबारों में पढ़ते नहीं हो, बैटिंग हो रही है। हमके किस बात की बैटिंग हो रही है? कहा कि जेएमएम तो 2 सीटों पर दावा कर रही है ना, वो 2 सीटों में चाहे कल्पना मुर्मू सोरेन जाए, चाहे सीता सोरेन जाए। हमके क्या भविष्यवाणी कर रहे हो? सीता सोरेन का आगे सुनो तो सीता सोरेन भी जा सकती है, कल्पना मुर्मू सोरेन भी जा सकती है, उनकी बहन जो है अंजलि सोरेन वह भी जा सकती है। हमके तो कहा कि दूसरा सीट, कहा इसी दूसरे की तो लड़ाई है, कांग्रेस चाहती है दूसरा मुझे मिल जाए। हम क्या जी कांग्रेस को दूसरा नहीं मिलता है तब क्या होगा? कहा कि वही होगा जो तुम देख रहा है, कांग्रेस के अगड़ी जाति के लोग और भाजपा के अगड़ी जाति के लोग अपना अपना समीकरण बैठा रहे हैं। तुम देखना आने वाला राज्यसभा चुनाव में कौन विधायक किधर पाला बदलता है। हमने कहा किस आधार पर कह रहे हो? कहा कि झारखंड के अतीत के पन्नों को खंगालो, झारखंड में राज्यसभा चुनाव के जो अब तक परिणाम रहे हैं उसको टटोलो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हर बार राज्यसभा के चुनाव में झारखंड में यही होता है, विधायक पाला बदलते हैं, बावजूद पार्टी में जमे रहते हैं। और सीता सोरेन भी तो, इस पर भी तो मामला बना ही था राज्यसभा चुनाव को लेकर। मैंने कहा कि तो सीता सोरेन तो भाजपा में ही है। कहा भाजपा में है, भाजपा में ही है, तुम कैसे कह सकते हो? मैंने कहा शुक्रिया, कोई बात नहीं, देखते हैं। लेकिन आप भी देखिए, क्या वाकई झारखंड में अगड़ी जाति के नेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, कोई समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या कांग्रेस के जो के राजू हैं उनका पैर फ्रैक्चर जो हुआ है वह इन्हीं विपरीत परिस्थितियों के कारण हुआ है। जिस तरह से राधा कृष्ण किशोर
और यह राधा कृष्ण किशोर खुले बगावत कर रहे हैं। मगही, भोजपुरी, अंका के सवाल पर दीपिका पांडे सवाल खड़ी कर रही हैं, और खासकर राधा कृष्ण किशोर जिस तरह लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, इस पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो तमाम में जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे सारे सूत्र थे, सारे सवाल थे, हमारे बचपन के दोस्त जुगाड़ू लाल के थे। और यकीन मानिए, जब अपने ऑफिस से निकलता हूं, फिर से बता दूं, बॉस का टेंशन, पॉलिटिक्स का टेंशन, समाचारों का टेंशन, और घर में वो जो प्रेशर बम फूटने वाला होता है जाते के साथ, उसके मुकाबले की तैयारी के टेंशन, इन तमाम टेंशनों के बीच में जुगाड़ू लाल ने जो चना खिलाया ठेले का, और जो उसने व्यवस्था की, उसके कारण राहत तो मिली, रात भर नींद आई, सुबह उठा तो फिर सोचने लगा राज्यसभा चुनाव में कोई खेला होने जा रहा है क्या। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।